नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने गोविंद गोयल आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और अपन जो स्मार्ट स्टडी अप्रोच के माध्यम से प्रबंधकीय गुण, जो अपना महिला सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी आई है उसके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है अपने पास, तो अपन जितनी जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे जिसमें प्रबंधकीय गुण पढ़ना है। आइए अपन देखते हैं। स्मार्ट स्टडी अप्रोच ये अपनी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से आपको जो पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगी मैं आपको क्लास के अंत में बताऊंगा। चलते अपन सिलेबस पे, सिलेबस डिस्कशन करते हैं। महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के 4 खंड हैं। कितने खंड है? 4 खंड। 4 खंड में से अपना है तृतीय खंड, तीसरा खंड। तीसरे खंड के भी यूनिट अपने को पढ़ना है। तीसरे खंड में कितनी यूनिट दी गई है? टोटल 5 यूनिट। 5 यूनिट दी गई है जिसका सब मिला के अंक 45 नंबर है। अपने को स्टार्ट करना यूनिट 3 से। यूनिट 3 से पढ़ेंगे अपन नेतृत्व विकास। इसमें नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। ये टोटल 8 नंबर की। इसमें से अपने को पक्के 8 नंबर पूरे करने हैं। इतने में हो जाएगा। अभी अपने टाइम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम को टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत तो नहीं है, पर जल्दी जल्दी जो भी करना है थोड़ा तेज करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि एग्ज़ाम समय बहुत पास है। ठीक है, तो अपन बिना टाइम जाया करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज। अपने को पढ़ना है नेतृत्व विकास, लीडरशिप डेवलपमेंट। नेतृत्व मतलब आप क्या समझते हो? नेतृत्व का मतलब अपन अपने घर परिवार से ही लेते हैं। अपने घर में सबसे बड़े जो रहते हैं दादाजी रहते हैं, पापा रहते हैं, मम्मी रहती है, दादी रहती है। जॉइंट फैमिली है तो सब लोग रहते हैं। सबका अपना अपना विशेष कार्य रहता है। किसी का कुछ रहता है, कोई कमाने जाता है, कोई खाना बनाता है। सबका विशेष काम है, पर उस सबका नेतृत्व कौन करता है? जो घर का मुखिया रहता है। वो नेतृत्व कैसे करता है आपको मैं सरल शब्दों में समझाता हूँ। कि वो सबके ऊपर निगाह रखता है, सबको देखता है कि वो कौन सा काम कर रहा है, कितने समय में कर रहा है, कैसे कर रहा है। सब चीज़ों में उसको कुछ ज़रूरत तो नहीं है, कुछ ला के तो नहीं देना, सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड रहती। वो कौन हो सकता है? दादाजी हो सकती है, घर के मुखिया है। वो सब पे नज़र रखते हैं, सबको अपना टाइम दे के रखते हैं। निश्चित जो कानून, घर के कानून होते हैं वो बना के रखते हैं कि आपको इतने समय में घर आना है, इतना मतलब रात को लेट नहीं होना है, कितने बजे, 10 बजे से पहले घर आ जाना है सबको, साथ में खाना खाना है। ये सब नेतृत्व है। क्या आप एक लीडर के द्वारा अपना पूरा परिवार चल रहा है, वो पूरे परिवार को कंट्रोल करके रखता है, कितना खर्च करना है, कितना कहाँ अपने को समय देना है। ये होता है लीडरशिप। तो नेतृत्व विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों को नेतृत्व क्षमता, गुण, कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन पढ़ रहे हैं नेतृत्व विकास। लीडरशिप डेवलपमेंट, इसमें मेन 3 चीज़ कौन है? नेतृत्व क्षमता, गुण, कौशल विकसित करना। कौशल विकसित करना, बिना ट्रेनिंग के कौशल विकसित किया ही नहीं जा सकता। तो आपको सबसे पहले, जैसे आप कौशल विकसित कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, ये भी एक तरह की स्किल आप डेवलप कर रहे हो कि आपको महिला सुपरवाइजर की एग्ज़ाम देना है, तो उसके पहले कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये कौशल ही आपके लिए और एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि प्रभावी नेता संगठनों को सफल बनाने को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही जैसा आपने अपने घर का एग्जाम्पल लिया कि दादाजी वो पूरे कार्य को इस तरह करते हैं कि आपका परिवार आगे चल सके सुचारू रूप से, वो जो उसकी जो महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है उनको पूरी कर सके, उनकी जो आवश्यकता उनको पूरी कर सके। ये एक अच्छे लीडरशिप की निशानी होती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेतृत्व क्षमता। इसकी कुछ अपन जैसे दृष्टि, रणनीति, संचार, निर्णय लेना, समस्या समाधान, प्रेरणा, जवाबदेहिता, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहला है दृष्टि और रणनीति। दृष्टि का मतलब यह रहता है कि आप भविष्य को लेकर आपकी सोच क्या है। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एग्ज़ाम कब है,
उसकी रणनीति क्या तैयार करना। रणनीति मतलब सिंपल सी बात है, हम रोड मैप तैयार करना कि अपने को कहीं जाना है तो अपन गूगल से पूछते हैं कि अपने को यहाँ जाना है तो कौन कौन से रास्ते से होके जाना पड़ेगा। ऐसी ही रणनीति होती है, रोड मैप होता है। रोड मैप का मतलब वो मत समझना कि जो अपने रोड पे चल रहे वो मैप। रोड मैप मतलब अपनी तैयारी अपन किस प्रकार कर रहे हैं, दिनचर्या अपन में क्या है, कितना समय अपने को कौन से सब्जेक्टों को देना है, ये अपनी रणनीति होती है। और दृष्टि तो आपको हमेशा जो भविष्य की रखना ही चाहिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम भी भविष्य को देखते हुए आती है कि ऐसा नहीं है कि आज आपने फॉर्म भरा और कल आपकी एग्ज़ाम, मतलब टाइम देता है उसमें भविष्य जो रहता है वो सिक्योर रहता है कि अपना समय है अपने पास, प्रॉपर तैयारी कर सके। एक प्रभावी नेता में भविष्य की स्पष्ट दृष्टि और उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ठोस रणनीति होना चाहिए। ठीक है, तो रणनीति से आप समझिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये पहले से आपको पता होना चाहिए। दूसरा है संचार। संचार एक नेता का को स्पष्ट, संक्षिप्त, प्रेरक तरीके से संवाद करने में मदद कर। संचार मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे से जो भावनाएं रहती उनको स्पष्ट तरीके से समझना, उनको बारे में जानना, फिर उसके प्रति अपना रिएक्शन क्या उसको व्यक्त करना। संचार माध्यम से चलता है, एक माध्यम रहता है जिसके द्वारा अपन कर सकते हैं, वो भाषा हुई, कुछ भी ऑनलाइन तरीका हुआ, कुछ भी जो भी अपना माध्यम है, चाहे अपन मौखिक कर रहे हैं, लिखित कर रहे हैं, या व्हाट्सएप के द्वारा कर रहे हैं, या कोई मीटिंग के द्वारा कर रहे हैं, तो वो संचार के रूप में आता है। निर्णय लेना, एक नेता को समय पर और प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। निर्णय लेना आम बात है कि अपन निर्णय लेते हैं, पर समय पर निर्णय लेना एक कठिन कार्य है कि समय रहते अपन निर्णय ले लें। पता चला अपना एग्जाम है 28 से अपनी महिला सुपरवाइजर, फरवरी उसके उपरांत उसके बाद ही अपनी एग्जाम है, तो अपन निर्णय कितनी जल्दी ले लें। अपन परीक्षा एक दिन पहले निर्णय ले रहे कि अपने को पढ़ना है, या उसके एक महीने पहले, या फॉर्म भरा उसके पहले, या अपन उसकी पहले से तैयारी कर। ये समय बहुत निश्चित, समय बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने को किस समय निर्णय लेना है। तो इस तरह से एक जो लीडरशिप का मेन काम में रहता है कि निर्णय लेना भी है, और एक नेतृत्वकर्ता के रूप में एक ये जिम्मेदारी रहती है कि निर्णय ले और सही समय पे निर्णय ले। ठीक है, अगला चलता है समस्या समाधान। आप स्टूडेंट हैं तो आपके मध्य में कितनी समस्या आती, दिन भर दिन पूरा चले जाता है, समस्या आना बंद नहीं होगी। जिंदगी है, जिंदगी में कभी समस्या रुक ही नहीं सकती, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसका समस्या से गहरा लगाव रहता है। स्टूडेंट के बीच में समस्या आनी है मतलब आनी है, उसका समाधान करना एक अच्छे नागरिक की पहचान रहती है, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान रहती है कि आप उसकी समस्या को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रेरणा, एक नेता को दूसरे को प्रेरित करने और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मान लो आप इसमें जूनियर इंजीनियर, जो भी अपना इंजीनियर बन सकते हो, या कोई ऑफिसर बनना है, या मान लो अपने ही जो अपना महिला सुपरवाइजर, इसके सुपरवाइजर बने आप, तो आप कितनी जल्दी दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, ये बहुत जल्दी समझना चाहिए, और इस गुण को विकसित भी बहुत जल्दी करना चाहिए ताकि वो अपने कार्य को आसानी से और अच्छे से कर सके। प्रेरणा ऐसी है कि आप जैसे सुपरवाइजर बन चुके हो, तो आप कितने लोगों को ऊपर हो, कितने लोग आपके अंडर में कार्य करते हैं, उनको बहुत जल्दी आप प्रेरित करते हो, उनको आप दूरदृष्टि विकास करते हो। ये बहुत जरूरी रहता है कि आप उनको अपने कार्य के प्रति कितना समर्पित कर सकते हो। ये वो प्रेरणा रहती है, उनको मार्ग दिखाना, मार्गदर्शन देना, समय समय पे जवाबदेहिता। मान लो आप ये इसके ऊपर वाला एग्जाम, आप प्रेरणा तो दे चुके हो, पर जवाबदेही, आप बहुत लोगों के ऊपर कार्य कर रहे हो, आपके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, तो आप ऐसे नहीं है कि किसी ने गलती करी तो आपने उसके ऊपर थोप दी, नहीं कर सकते ना, आप कैसे करोगे। आप जिम्मेदार व्यक्ति, आपके ऊपर आप अच्छा लीडरशिप करते हो, तो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लो कि गलती हुई है, मेरी टीम से हुई, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और ये एक अच्छे नेता की पहचान होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेतृत्व गुण। नेतृत्व गुण जो अपन नैतिक मूल्य उनसे बहुत सिमिलर रहते हैं, मान लो वही रहता है सब। नैतिक मूल्य जो इथिक्स की एक बहुत अच्छी टर्म है, उसमें बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इथिक्स, उसकी सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, आप मान लो कोई भी ज़िले के एसडीएम हो, तो आपकी ईमानदारी ये है कि आपके ज़िले में बहुत सारे धर्मों के लोग, जातियों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे,
कुछ भी हो सकते हैं, आप उन सबके प्रति एक समान व्यवहार रखते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई आया, नेता आया तो आपने उसको पहले प्राथमिकता दे दी, या ईमानदारी का गुण नहीं है क्योंकि आप उस पूरे ज़िले के एसडीएम हो, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस ज़िले को अच्छे से आप हैंडल करो और सबके साथ समान व्यवहार करो, यही एक अच्छी ईमानदारी। सत्यनिष्ठा ये रहती है कि सत्यनिष्ठा जैसे आपके पास कोई स्कीम आई, आप सुपरवाइज़र हैं तो आपके पास बहुत सारी स्कीम आएगी, आप उसको जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनके मध्य कैसे रख सकते हो, उनके सारों को अच्छे से समझ में आ सके। उनको कुछ भी, जैसे कुछ पैसे का मामला है उसमें क्या बहुत सारे आजकल जो अपने अधिकारी रहे कुछ हिस्सा अपने पास भी रखते हैं, उसमें ना रखते हो, कभी झूठ ना बोलते हो, उसको सबके साथ सम्मिलित रूप से बांटना। सत्यनिष्ठा ये होती है कि आप जैसे आज आपने सत्य बोल दिया और कल आप झूठ बोल रहे हो, ये सत्यनिष्ठा नहीं। आप बोलो कि मैंने एक दिन तो सच बोला, सच एक दिन सच बोलने तो कोई सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता। सत्यनिष्ठा मतलब एवरग्रीन, हाँ मतलब हमेशा हमेशा आपको सत्य ही का ही साथ देना और सत्य ही बोलना, ये सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है। आत्मविश्वासी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर आत्मविश्वास भरा हो। क्यों ज़रूरी है कि आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी वर्क करोगे, कोई सा भी काम, छोटा से छोटा काम करने में भी आपको आत्मविश्वासी, क्योंकि स्वयं के प्रति आपकी जिम्मेदारी रहती है कि आप खुद को कितना जागरूक रखते हो, खुद पे कितना विश्वास करते हो, इसलिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। साहस, साहस एक नेता को जोखिम लेने, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साहस जैसे जोखिम, कोई भी चीज़ रहती है उसका पहले से ही आपको ये आंकना पड़ता है कि उसके जोखिम क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है, इसलिए आपको साहसी बनना, उनसे डरना नहीं। पहले ही चुनौतियों को सोच के नहीं बैठना है कि ये चुनौती तो आएगी तो अपन कैसे हैंडल करेंगे। जैसे आपने एग्ज़ाम दी तो आप पहले से ही सोच के बैठ गए, इतना कम कट ऑफ है, मतलब इतना अच्छा कट ऑफ गया, इतनी कम पोस्ट है तो अपना कैसे होगा, ये मतलब ये नहीं सोचना, धैर्य रखना। अभी मैं आपको इस चीज़ में बता देता हूँ कि धैर्य हमेशा रखना चाहिए, पर आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, धैर्य से पढ़ना है, पर समय पे कोर्स पूरा करना है, इसलिए आपको थोड़ी तेज़ी भी दिखानी पड़ेगी। और इस चीज़ में आपको धैर्य रखना ये है कि आपके मन में कितना धैर्य है, आप कितने समय से कितने टाइम तक अपना जो जो पढ़ाई का समय है उसमें कितना धैर्य रख सकते हो, कितने समय तक अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। कुछ व्यक्ति रहते हैं जो 1-2 साल नहीं होता उनका तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता, धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य आज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं एक उसके माध्यम से बताता हूँ कि आप मान लो आप पीएससी का इंटरव्यू देने गए, तो उसमें 5-6 लोग इंटरव्यू पैनल में बैठे रहते हैं, 2-3 लोग ऐसे रहते हैं जो आपके सिर्फ धैर्य को देखते हैं, आपको उकसाने की कोशिश करते हैं कि आप कितनी जल्दी उकस सकते हो और कितनी जल्दी आप गुस्सा करते हो, तो इसलिए वो आपके ऊपर बहुत एकाग्रतापूर्ण ध्यान रखते हैं कि आप गुस्सा कितनी जल्दी कर रहे हो, आपको वहाँ वो बहुत जल्दी मतलब ऐसा करते हैं कि आप गुस्सा इतना भयंकर गुस्सा कर सकते हो, उनका काम ही यही है कि आपको उकसाएंगे वो। ठीक है, उसके सहानुभूति, एक नेता को दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने में सक्षम होना है। सहानुभूति ऐसी रहती है जैसे सहानुभूति और समानुभूति, ये दो टर्म हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दोनों के अंतर से आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ है। सहानुभूति ऐसी रहती है कि जिसको, जैसे किसी को लग गई, कोई गिर गया गाड़ी से, उसको लग गई, अपन उसके पास गए, अपना फ्रेंड है, उसको बोला कि भाई तेरे को लगी है तो मेरे को उसमें दुख हुआ है, क्या आपको लगी है, और दुख प्रकट करना कि जैसा थोड़ा बहुत वो हो गया, या उसके साथ कोई घटना हो गई तो उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना कि भाई ठीक है, आपके पास हुई, आपको जो क्षति हुई उसके लिए मैं भी आपके साथ हूँ। ठीक है, और एक होता है समानुभूति। समानुभूति ऐसा है कि जैसे आपको लगी, आप गाड़ी से गिरे, अगले दिन आपका ही फ्रेंड वापस, आप भी गिर आपका फ्रेंड गिर गया, आप गिरे एक दिन, अगले दिन आपका फ्रेंड गिर गया, और दोनों को सेम ही लगी है तो उनको दोनों को क्या होगा कि सेम दर्द होता है, ये होता है समानुभूति की, जिस जैसे तेरे को अनुभूति हुई वैसे वैसे मेरे को अनुभूति हुई। ठीक है, सहानुभूति समानुभूति समझ सकते हो आप। नम्रता, एक नेता को विनम्र होना चाहिए, अपनी उपलब्धियों पर गर्व नहीं करना चाहिए, हमेशा हमेशा मैं की भावना नहीं रखना चाहिए कि जो करा वो मैंने करा, अपना टीम वर्क रहता है, टीम को अपन जितना उठा सकते हो उसको आगे बढ़ाओ, क्या टीम वर्क है, जितना भी करा मेरी पूरी टीम ने मिलके करा, मैंने अकेले ने कुछ नहीं करा। और सबके प्रति विनम्र रहे, अपने टीममेट्स को अच्छे से समझाएं, उनको कार्य सिखाएं, ऐसा नहीं कि आप चिढ़ रहे हो तो वो आपको काम भी वैसा नहीं करके देंगे, जैसा आप चिढ़ोगे ना
तो वो काम भी बहुत कम करके देंगे। उनको लगेगा कि यार कैसा बॉस है यार, अपना दिन भर चिल्लाता रहता है। तो आपको विनम्र रहना बहुत ज़रूरी है। फिर होता है नेतृत्व कौशल, प्रबंधन। प्रबंधन क्या है, जैसे आपके यहाँ संसाधन, आपके घर में सामान रखे, बहुत सारे आइटम रखे, कुछ भी रखा, वो ऐसे ही बिखरे पड़े तो अच्छा लगेगा क्या? प्रबंधन मतलब होता है उन सब चीज़ों को उपयोग में लाना, उनको अच्छी जगह व्यवस्थित करके रख लो, और जितने समय तक जो चीज़ें उपयोग रहती है उनको पहले जमा लो कि ये ज़्यादा उपयोग होगी, और संसाधनों को सही रूप से उपयोग करना, यही होता है प्रबंधन। समय का भी प्रभावी ढंग से उपयोग करना भी प्रबंधन है, संसाधनों को समय के साथ अच्छे रूप से उपयोग करना, यही प्रबंधन है। प्रतिनिधित्व मंडल, एक नेता को दूसरे को काम सौंपने और उन्हें सशक्त बनाने में सक्षम होना चाहिए। मान लो आप बॉस हो, आपने 10 लोगों के लिए बुलाया और उनको 10 को काम सौंपना है, तो आप ऐसा तो नहीं कि एक काम 10 को सौंप दोगे। आपको अच्छा ये रहेगा कि आप हर हर टॉपिक को एक को दे दो, तो तीनों 10 जने 10 टॉपिक को अच्छे से विकसित कर लेंगे। ये प्रतिनिधित्व मंडल का मेन उद्देश्य रहता। कोचिंग और सलाह। कोचिंग और सलाह, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो टीचिंग कर रहे हो, टीचिंग अपने आप में जो आप नौकरी के लिए कर रहे हो। कोचिंग और सलाह ये रहता है कि जैसे आप ट्रेनिंग पे जा रहे हो, आप सिलेक्शन हो गया, आपके 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 1 साल, जो भी ट्रेनिंग रहती है, उस ट्रेनिंग में जो सीखना उसी को आगे लेके अपने जीवन में उतारना, यही होती है कोचिंग की एक टीचिंग और कोचिंग का रूप। आप जो ये बुक में दिया है ये अच्छे से रीड कर लेना एक बार, और आगे चल के मैं आपको और महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा कि कैसे रीड करना आपको। टीम निर्माण। टीम निर्माण करना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। किसी भी कार्य में आसानी से करने के लिए एक टीम का बनना बहुत ज़रूरी होता है। संघर्ष समाधान, एक नेता को संघर्षों को रचनात्मक तरीके से हल करने में सक्षम हो। रचनात्मक तरीके से मतलब उसको पहले ही आंक लो कि उसकी जो अपन कुछ भी चीज़ का अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका गहन अध्ययन करो, उसका पूरा तार्किक अध्ययन करो कि उस कैसे उसको अगर वो प्रभावी नहीं होता तो उसको कैसे प्रभावी रूप में लाया जा सके। परिवर्तन प्रबंधन, एक नेता को परिवर्तन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम होना चाहिए। आप लोगों को पता ही है क्या, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन के बिना आज कुछ नहीं हो सकता। अपन जो भी है परिवर्तन है, क्योंकि प्राचीन समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप ऑनलाइन पढ़ सको। आज ये परिवर्तन ही हुआ। मान लो आप विज्ञान की जो देन है बहुत ही अच्छी है कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से पढ़ सकते हो। यही परिवर्तन, इसको प्रबंधन में लाना, ये परिवर्तन प्रबंधन कहलाता। ठीक है। आंतरिक गवर्नेंस। आंतरिक गवर्नेंस उन प्रणालियों और प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिनके द्वारा एक संगठन को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करे। आंतरिक गवर्नेंस उन प्रणालियों और प्रक्रियाओं जो अपन कुछ भी जैसे गवर्नेंस से संबंधित प्रणाली है, कोई प्रक्रिया, तो उनको दिखाता है जिनके द्वारा एक संगठन को निर्देशित, उनको कुछ काम सौंपना है या कुछ भी जैसे उनको नियंत्रित करना है, एक साथ एकजुट रखना है, तो ये उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है। समन्वय, एक दूसरे कम समन्वय भी एक दूसरे पर देखो, जो संचार रहता है और उसमें समन्वय, ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारे रूप से जुड़े हुए हैं। आगे अपन देखते हैं कि कैसे जुड़े हुए हैं। समन्वय यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया संगठन के विभिन्न भाग एक साथ मिलकर काम करें। संचार रूप से अच्छा होगा तो उनके बीच में समन्वय अच्छा होगा और वो अच्छे से कार्य आसानी से कर सकेंगे। विभिन्न भाग एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं करते तो संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। जैसे आप एक दूसरे के साथ संचार नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से कम्युनिकेशन, जो भाषा का जो कुछ भी आप कोई भी कार्य करना है, जैसे आप पढ़ ही रहे हो, आपने एक टीम बनी, उनके साथ आपने ग्रुप स्टडी के बारे में सोचा, आप एक दूसरे जैसे कोई है उससे बात नहीं कर रहे हो, तो आप उसकी लैंग्वेज को कैसे समझ पाओगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है? आप पहले से उसके प्रति नकारात्मक सोच बना रहे हो कि नहीं यार ये तो याद करके नहीं आओगा, इसको क्या समझाना आता। तो ये एक संगठन को कमज़ोर करने की कड़ियाँ रहती है। समूह कार्य, ग्रुप वर्क, एक साथ 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक ही काम को
बहुत कम समय में करना, यही समूह कार्य की महत्वपूर्ण है कि उस कितना कम समय में आप कितना कार्य अच्छे से और प्रभावी रूप से कर सकें। ठीक है, टीम वर्क मेन, समूह कार्य टीम वर्क एक ही है, दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। आप ये दोनों पढ़ लेना। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था कि आपको किस तरह से पढ़ना है, तो ये हमने इस जो पीडीएफ है इसमें आपको टेबल रूप में जो सारी चीज़ें दी गई है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आपको बहुत आसानी होगी, बहुत कम समय में आपके मुश्किल से आप अच्छे से रीडिंग करते हो और अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है और आपको रिवीजन अच्छे से करना है, तो आपको बहुत ही कम समय में पढ़ना है, तो आपको ये टेबल वाइज पढ़ना चाहिए और बहुत जल्दी भी याद होता है। और आपको याद तो करना ही नहीं है ना, याद करना मतलब याद करना ऐसा रहता है कि आप आने वाले समय में भूल जाओ, उसको ऐसा समझो कि कभी भूल ही नहीं पाओ। याद करने से कोई फ़ायदा नहीं रहता, आपको मेन समझना है। ठीक है, तो आप टेबल के माध्यम से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये टेबल दी गई है, आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा कि इसमें क्या क्या लिखा है। वही जो मैंने समझा वही आप अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझिएगा। बहुत आसान सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, या आपके जो घर परिवार उसके रूप में ही जा, आपको भी बहुत सारे काम मिलते हैं, आपको भी उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है कि आपके पास, आप मान लो एक रूम से रह रहे हो, आपके पिताजी ने आपको 5,000 रुपये दिए, तो आपको उस 5,000 में रूम रेंट भी देना है, खाने की व्यवस्था भी करना, आपके पढ़ाई के साधन को भी लाना है। तो आप किस तरह से उसको मैनेज मैनेज करते हो, यही तो मैनेजमेंट है कि आपके पास कितने पैसा आपको सही समय के साथ उसको सही दिशा में लगाना, यही मैनेजमेंट कहलाता है। बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा ये आपको दी गई है पीडीएफ वगैरह, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या देखना है, इसकी परिभाषा देखना, प्रकृति देखना, माध्यम देखना और अवरोध देखना। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बार आप स्वयं भी पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाते हैं। ऐसे कोई टॉपिक ये भारी नहीं है, थोड़ा जो सुपरवाइज़र के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें दी गई है, आपको समझना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। संप्रेषण की परिभाषा, सरल शब्दों में संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचनाओं, भावनाओं, संदेशों का आदान प्रदान। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। आप दो दोस्तों के बीच बातचीत कैसे होती है, उनके भावनाओं, उनके अभिव्यक्तियों, उनके चेहरे के हाव भाव आप बहुत आसानी से पहचान लेते हो। दोस्तों के जो चीज़ें बातचीत रहती है बहुत अच्छे से समझ में आती है। यही संप्रेषण है कि आप किस व्यक्ति की भावनाओं को कितनी जल्दी, कितनी स्पष्ट तरीके से अपने जीवन में उतारते हो या उसको समझते हो, यही संप्रेषण है। एक तरह से जैसे संप्रेषण की कमियां क्या हो सकती है कि भाषा को लेकर किसी को हिंदी आती, किसी को इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं आती, किसी को इंग्लिश आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो ये थोड़ी कठिनाई ये प्रभावित करती है कि उनको संप्रेषण में। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस भाषा में आप उसको आसानी से समझा सके और सूचनाओं को, भावनाओं को, अभिव्यक्तियों को व्यक्त करना, यही संप्रेषण रहता है। यह द्विगामी प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस मतलब इसमें एक कोई भी नहीं रह सकता, इसमें दो जने चाहिएंगे कि एक सेंडर रहता है, एक रिसीवर रहता है। सेंडर जो है कुछ भी बोलता है, रिसीवर जो सुनता है। मतलब आप ये भी नॉर्मल भी जो आप आजकल की कॉमन चीज़ें, व्हाट्सएप में आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हो तो आप सेंडर हो, और कोई प्राप्त कर रहा है उसको पढ़ रहा है वो रिसीवर है कि उसके पास मैसेज पहुंच चुका है। इसमें टू वे कम्युनिकेशन, रिसीवर जो रहता है वो बाद में सेंडर भी बनता है। जैसे आपने हाई पहुंचा तो आप अभी सेंडर हो, और उधर से उसने देखा, वो उसने रिसीव करा के उसने हाई पहुंचा, उधर से उधर वाले ने आपको हेलो पहुंचाया, तो वो अब सेंडर बन चुका है और आपके पास हेलो आया तो आप रिसीवर बन चुके हो। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य बातें। महिला सुपरवाइजर के संदर्भ में अपन देख लेते हैं कि महिला सुपरवाइजर के लिए प्रभावी संप्रेषण का अर्थ क्या। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका और लाभार्थियों के साथ स्पष्ट और प्रभावी से संवाद करना। मान लो आप सुपरवाइजर हैं, आप अपने आप को मानिए कि आप सुपरवाइजर है ही सही, तो आपके क्या चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप किस तरह से समझते हो और उसको प्रभावी लाते हो। कि आप जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो उनके साथ वार्तालाप कर रहे हो, उनको स्कीमों के बारे में समझा रहे हो, कितना आसानी से वो समझते, कितना आप सरल तरीके से समझा सकते हो, यही प्रभावी रूप से उसका संप्रेषण की कार्य है। क्या आप उनको, जैसे लाभार्थी है तो लाभार्थियों में कौन आते हैं, वहाँ की जनता,
जनताओं को आप समझा रहे हो किसी स्कीम के बारे में कि आपको ये स्कीम इतने समय में इतना लाभ या इतना मुनाफा देती है, तो वो कितनी जल्दी उसको समझ पा रहे हैं, या उसकी भाषा कैसे, जैसे आप मान लो कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपने वहाँ जाके इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया, तो उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, वो थोड़ी समझ पाएंगे कि ये मेरे लिए क्या लाभ लेके आया, वो धीरे धीरे उठ के चलने लग जाएंगे। जैसे उन्हीं की लैंग्वेज में आप समझाओगे, हिंदी अच्छे से, भारत में हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो हिंदी है। जैसे आप मालवा के क्षेत्र में रहते हो तो आप मालवी बहुत अच्छे से, बघेलखंड के क्षेत्र में बघेली, निमाड़ के क्षेत्र में निमाड़ी, तो आप जो लोकल लैंग्वेज रहती है उनके माध्यम से आप समझाओ तो वो बहुत अच्छे से समझेंगे। सरकारी योजना और नीति कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना, ये भी ठीक है। स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के बारे में जागरूकता करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोषण, आजकल बहुत सारी बीमारियां जो पोषण के कारण, खान पान के कारण हो रही है। पहले के समय में पोलियो होता था, जो पोषण की कमी के कारण, आज भी अनेक जो बीमारियां हैं, दिव्यांगजन है जिनके कुछ हाथ पाँव नहीं रहते, वो सब पोषण की कमी रहती है, वो माता में पोषण की कमी रहती है, उनके कारण बच्चों में आ जाती। स्वास्थ्य, 2014 से अपने देश में स्वच्छता आंदोलन शुरू हुआ, जिसके कारण स्वास्थ्य भी बहुत असर पड़ रहा है कि वो ठीक हो रहे धीरे धीरे। जहाँ थोड़ा गंदगी टाइप रहता है वहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा रहती है, आप देख सकते हो वायरस, मच्छर के द्वारा बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारियाँ, डेंगू, मलेरिया, ये सब जो रहती है स्वच्छता नहीं होने के कारण होती है। समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना, आप अच्छे ऑफिसर की यही पहचान रहती है कि वो लोगों की समस्या को सुने, अच्छे से सुने, उसका उसके ऊपर तार्किक विचार करे कि उस समस्या को मेन कारण क्या है, उनके कारण तक पहुँचे और फिर उनका समाधान करे। ऐसे नहीं कि समस्या सुनी और तुरंत आपने उसी समय वहाँ पे उसका निर्णय कर दिया कि जाओ, दो तीन जो काम करने वाला उनको सस्पेंड कर दिया, जबकि उनकी गलती नहीं है। ऐसा नहीं, समस्या को सुनना पहले, फिर उनको समझना कि ये आखिर समस्या हुई कैसे है, किसके कारण हुई है, उसका सही पहचानना और फिर समाधान करना। प्रेरणा और समर्थन, आपको समझ ही गए कि प्रेरणा आपको एक के दूसरे के प्रति हमेशा उसको सजग रहना चाहिए, कि आप उसको हमेशा मोटिवेट करें कि भाई तू कर सकता है, आपको करना है, आपको इतने समय दिया, इस समय में आप पूरा कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको समय समय पर उनकी देख रेख करते रहें, आपके जो एम्प्लॉयज़ जो आपके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। संप्रेषण की प्रकृति, यह एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है जो लगातार चले, जो कभी ख़त्म ना हो। संप्रेषण कभी ख़त्म होगा क्या? आप दोस्तों के साथ बात बंद कर दोगे क्या? अपने माता पिता से बात बंद कर दोगे क्या? अपने टीचर से बात बंद कर दोगे क्या? संप्रेषण कभी ख़त्म नहीं हो सकता। संप्रेषण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह हमेशा किसी न किसी रूप में संवाद करते रहते हैं, चाहे वह मौखिक हो, लिखित हो या अशाब्दिक हो। अब मौखिक लिखित का क्या है, जैसा आजकल तो बहुत ही अच्छा आप बोल के कर रहे हो, किसी से बोल के बात कर रहे हो, घर में अधिकांश समय आप बोल के ही बातें करते हो, चैटिंग पे बहुत कम करते हो, घर वालों से चैटिंग बहुत कम करते हो। और लिखित क्या, आपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से आप लिखित रूप में, चैटिंग रूप में कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, फेसबुक कर, किसी भी चीज़ में। अशाब्दिक क्या होता है, जैसे आपने चेहरे के हाव भाव, बहुत जल्दी आपकी मम्मी समझ जाती है कि इसका खाने का मन है, इसको भूख लग रही है, इसको गुस्सा आ रही है, ये अशाब्दिक रहता है कि आपकी चेहरे के एक्सप्रेशन से आप उनको समझा सकते हो। गतिशील प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया और गतिशील एक ही, लगभग एक ही टर्म पर। सतत का मतलब ये निश्चित रहती, कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है। गतिशील मतलब यह स्थिर नहीं है, इसमें बदलाव आता रहेगा। गतिशील मतलब परिवर्तन होना, गतिशील है मतलब उसमें परिवर्तन होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो वो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अपरिहार्य, हम संप्रेषण से बच नहीं सकते, क्योंकि बिना संप्रेषण के तो कुछ भी संभव नहीं। आज मार्केट में भी आप कुछ भी चीज़ लेने जाओगे, बुक लेने जाओगे, पेन लेने जाओगे, तो आप पहले बोलोगे ना, कि दुकान पे जाके खड़े हो जाओगे और वो आपको पहले ही दे देगा कि ले भाई तू ये बुक लेना है तो तू ले जा। इसलिए आपको संप्रेषण करना ही पड़ेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। यहाँ तक कि चुप रहना भी एक तरह का संप्रेषण है। चुप रहना मतलब आप जैसे घर में चुप हो, तो आपके घर वाले अलग ही समझ जाएंगे कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, इसको कुछ परेशानी, तो वो पूछने की कोशिश करते, भाई तू इतना चुप क्यों। बहुत सारे बोलने वाले रहते, वो अचानक चुप हो जाते, तो दूसरों को पता चल जाता कि इसके साथ कुछ घटना घटित हुई है। ठीक है। नेक्स्ट पे अपन देखते हैं, यह अपरिवर्तनीय है, मतलब इसमें
जब आप कुछ कह देते हैं तो उससे वापस नहीं ले सकते। आपने किसी को कटु वचन बोल दिया तो आप उसको वापस ले सकते हो क्या? या आपने अपने एम्प्लॉय को डरा दिया हो, धमका दिया हो, या उसको डांट दिया हो, तो आप उसको वापस ले सकते हो क्या? हाँ, एक चीज़ कर सकते हो कि आप उसको बाद में मोटिवेट कर सकते हो, उसके लिए कुछ गिफ्ट ला देते हो, या उसको प्रोत्साहित कर देते हो कि उसकी सैलरी बढ़ा दी, आपने उसके कुछ इंक्रीमेंट कर देते हो, तो ये है कि वो आपसे प्रभावित हो जाएगा, पर आपके बोले हुए वर्ड आप वापस नहीं ले सकते। ये प्रासंगिक है। संप्रेषण हमेशा एक संदर्भ में होता है, ये संदर्भ के अर्थ को प्रभावित करता है। ठीक है। जटिल है। जटिल में मतलब ये रहता है कि संप्रेषण में कई कारक शामिल होते हैं, जैसे कि भाषा, संस्कृति, भावना, धारणा। भाषा मतलब एक ही भाषा में आप संप्रेषण कर सकते हो। आज तो इंटरनेट का ज़माना है कि आपको हिंदी आती है तो आप ट्रांसलेटर की मदद से हिंदी बोल के उसको इंग्लिश रूपांतरण कर लेते हैं, उसमें भी कम्युनिकेशन हो जाता है। संस्कृति जैसे अपनी सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता की लैंग्वेज आज भी अपन समझ नहीं पाए, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो तो अपन समझ नहीं पाए। जैसे पुराने लोग हैं तो उनकी भाषा भाव चित्रात्मक थी, कि वो सिर्फ चित्र बना के अपने भावों को प्रकट करते थे। और भावनाएं, अपनी आपकी क्या भावना है, धारणाएं क्या, आप किसके बारे में कैसा सोचते हो, नकारात्मक सकारात्मक, ये धारणाओं में आती। संप्रेषण के माध्यम माध्यम बहुत सिंपल है इसके, जो अपन ने अभी तक सुना है, अभी मैं बोल रहा हूँ, जो किया है वही सब माध्यम है। संप्रेषण के कई माध्यम हैं जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया जा सकता। मौखिक और लिखित। मैंने समझा कि हाँ, मैं आपके साथ संप्रेषण ही कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो एक प्रकार का संप्रेषण है कि आप उनको सुन रहे हो। मैं सेंडर हो, आप रिसीवर हो, ये मौखिक संप्रेषण। लिखित क्या होता है कि जैसे मैं आपके ऊपर पीडीएफ बना के उसको मेल मर्ज करके आपके पास भेज देता, फिर आप उसको समझते, तो ये लिखित संप्रेषण हो। उसका आप मेरे को फीडबैक दे देते, तो ये लिखित संप्रेषण है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसानी से समझ सकते। ठीक है। महिला सुपरवाइजर के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लाभार्थियों से बात, फोन निर्देश देना, रिपोर्ट लिखना, ये आम काम है जो आप सुपरवाइजर बनते हो तो आपके डेली जीवन में रोज़ की जो रूटीन रहेगा उसमें सब ये सभी चीज़ शामिल होगी। इसलिए इसको आपके जीवन में अभी से उतारा जा रहा है कि आप पहले से ही इस चीज़ों के लिए परफेक्ट हो जाओ। अशाब्दिक संप्रेषण वही, जैसे बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, सतर्क रहना, आवाज़, उतार चढ़ाव, ये सब कभी भी मतलब आप कोई सी भी चीज़ में एक बार कहीं पे भी मॉक इंटरव्यू होता है तो उसको दे। उसमें ये रहता है कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आपको खुद को पता चल जाता है कि आप कितने, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके हाव भाव कैसे, आप कितनी जल्दी किसी चीज़ का आंसर दे पाते, नहीं दे पाते सॉरी बोल दीजिए कि मेरे को नहीं आ रहा है। तो वो ये भी एक तरह से आपका सकारात्मक नज़रिया दर्शाता है कि आपको नहीं आ रहा है तो आप सॉरी बोल रहे, कुछ भी उठपटांग नहीं बोल रहे हो। ठीक है। मुस्कुराना, सिर हिलाना, ध्यान से सुनना, उचित दूरी बनाना। देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो ये सिर हिलाना, किसी भी अन्य बात पे मुस्कुराना, ये थोड़ा नकारात्मक प्रकृति का रहता है, इसको अवॉइड करिए जितना हो सके। जी सर, उसमें समझ में आ रहा है तो यस बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नो बोल दीजिए। और उचित दूरी बनाए रखना, कि आज के समय में डिस्टेंस बहुत मायने रखती है, कि आपको दूरी बना के रखना चाहिए। 10 से संप्रेषण, इसमें चार्ट, चित्रों, चार्ट, ग्राफ, पोस्टर, वीडियो आदि के माध्यम से संदेश भेजने में शामिल होता है। जैसा कि आज आप समझ ही रहे हैं कि बहुत सारे चार्ट और ग्राफ के माध्यम से जो भी चीज़ें आप कठिन लगती है उनको आप अपने जीवन में उतार सकते हो, चार्ट और ग्राफ के माध्यम से। इतनी आसान चीज़ें हो जाती है क्योंकि उसमें लिमिटेड शब्द सीमा आ जाती है। और चित्रों के माध्यम से आप चित्र बना के, जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा है, तो उसको समझिएगा कि वो आपकी लैंग्वेज को इतनी जल्दी नहीं पकड़ता है जितनी जल्दी वो चित्रों को देख के। जैसे कुछ भी बच्चा रहता है वो अधिकतर कार्टून देखता है, तो उसको दिखते चित्र, चलचित्र दिखते चलते रहते हैं, तो उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट जागता है। तो इसलिए चित्र, ग्राफ ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपके पास एक पेज ही, उसमें आप चित्र और ग्राफ बनाएंगे ना तो उतना जो इफेक्ट डालता है बहुत, और लिखित परीक्षाओं में ये बहुत ही स्पष्ट और साफ दिखाई देता है, और ये इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा डालता है। इसलिए आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा देखो। अब महिला सुपरवाइजर के रूप में देख लेते हैं अपन। महिला सुपरवाइजर के लिए चार्ट, पोषण चार्ट, टीकाकरण चार्ट, स्वच्छता चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हर दिन अलग दिन रहता है। आंगनवाड़ी में सप्ताह के 7 दिन, मतलब कुछ अलग नया, कुछ नया। एक दिन गया तो अगला दिन कुछ नया होगा। जैसे मंगलवार को भोजन में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, किस दिन क्या मिलेगा। तो पोषण चार्ट है, टीकाकरण चार्ट है, किस दिन टीका लगना है,
पोषण क्या क्या मतलब, वही पोषण का मतलब ये है कि आपको सोमवार को किस दिन कितना डाइट मिलेगी, कितना प्रोटीन रहेगा, कितना कैल्शियम रहेगा, कितना हाइड्रो वो उसमें बोल सकते कार्बोहाइड्रेट्स, और ये सारी चीज़ें कितनी मात्रा में रहेगी, ये पोषण चार्ट के अंतर्गत दिखाते हैं। एक जैसे आप कहीं भी सामान लेने जाते हो तो एक कोई भी सामान लिया, उसके पीछे जैसे आपने आटा लिया तो उसके पीछे भी एक बॉक्स बना रहता है, उसमें लिखा रहता है कि इसमें प्रोटीन इतना परसेंट है, कार्बोहाइड्रेट इतना परसेंट है, विटामिन से इतने परसेंट है, ये सभी उसको दर्शाते हैं। उसमें ग्राम में लिखा रहता है कि इतने ग्राम में आपको इतना चीज़ मिलेगी। संप्रेषण के अवरोध, कोई भी चीज़ करोगे आपको बाधा तो पहले आएगी। कोई भी चीज़ आप पढ़ना भी स्टार्ट करोगे तो आपके पास बाधा हमेशा बनी रहेगी। किसी को किसी को पैसे की कमी है, किसी को समय से टाइम नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ भी दिक्कत, मतलब अवरोध तो हमेशा ज़िंदगी में आने हैं। तो इन चीज़ों से डरना नहीं है और आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। संप्रेषण में कई बाधाएं आ सकती जो संदेश को विकृत बाधित कर सकती। इन बाधाओं को मोटे तौर पर निम्नलिखित अपन संप्रेषण में देख लीजिए। मान लिया कि आप संप्रेषण कर रहे हो किस माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। आप कुछ भी फोटो, वीडियो चैट कुछ भी कर रहे हो, आपका नेट बंद हो जाए, एक तरह का अवरोध है। आप उस समय बिल्कुल शांत हो जाओगे कि यार नेट कैसे बंद हो गया। या कुछ आपकी क्लास चल रही, मान लो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और अचानक से लाइट चली जाए। आजकल तो बैटरी का सिस्टम है कि आप मोबाइल में बैटरी के भी देख सकते हो। मान लो आपका नेटवर्क ही बंद हो जाए, फिर क्या करोगे आप। ये बाधा, ये संप्रेषण की बाधा। और बाधा क्या है, जैसे आपकी लैंग्वेज, भाषा, आपको भाषा आती ही नहीं। जैसे आप तमिल राज्य में चले गए, आपको हिंदी आती है और उसको तमिल राज्य बोलते हैं, तो वहाँ तमिल बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो वहाँ आप संप्रेषण कर ही नहीं सकते ना। कोई मिल जाए आपको कि ट्रांसलेटर मिल जाए तो आपकी बात अलग है कि वो उस माध्यम से आपको समझा देगा। भौतिक अवरोध, फिजिकल, शोर, दूरी, खराब रोशनी, तकनीकी समस्या जैसे खराब फ़ोन, ये आपको मैंने समझा दिया। मान लो दो लोग बात कर रहे हैं और पास में डीजे चल रहे, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो वो संप्रेषण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, उनकी आवाज़ ही नहीं जाएगी, एक दूसरे को हो ही नहीं सकता, वो समझ ही नहीं पाएंगे। दूरी भी, मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप क्लास के एंड में सबसे लास्ट में बैठे हो और मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो आपको सुनाई देगा क्या कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं? आपको मैं कितना भी अच्छा समझा दूँ, आपको जब सुनाई नहीं देगा तो आप समझोगे कैसे? खराब रोशनी, ये आप समझते ही। तकनीकी खराबी, आप मोबाइल से भली भांति परिचित है, आपको ये सारी समस्या के बारे में आपकी दैनिक जीवन, आप जितना सब्जेक्टों को अपने दैनिक जीवन में उतार के दैनिक जीवन को कनेक्ट करके पढ़ते हो, उतना आसान ही है कि आप किसी भी चीज़ को पा लोगे। जितना आसान किताबी रूप में मानता हूँ, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। जो भी ज्ञान है आपका, वास्तविक ज्ञान जो भी है, वो आपको दैनिक जीवन में रह के ही कहते हैं कि किताब विज्ञान कुछ समय का रहता है, पर व्यवहारिक ज्ञान ज्ञान रहता है जो अपने जीवन में उतारने की पूरी समझ देता है। ठीक है, भाषाई अवरोध, भाषा में समझ सकते हैं अपन, कितनी डिस्कशन कर सकते हैं, कर लिया है भाषा की समझ में अंतर। दो भाषाई आपस में दो भाषा के लोग आपस में अगर उनको समझ नहीं आती तो वो संप्रेषण करने में बहुत वो रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या हाव भाव से भी, वो भाषा के रूप में हाव भाव भी बदल जाते हैं। किसको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा तो ठीक है, दिख जाता है कि हाँ वो लाल पीला हो रहा है तो उसको गुस्सा आ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत कम लोगों को समझ में भी आ पाती है। तकनीकी शब्दों का अत्यधिक उपयोग करना, बहुत सही साठ चीज़ें हैं ये। तकनीकी रूप, इसको आप घरेलू जीवन में कैसे, आपकी दादी पर नानी पुराने से पुराने लोग को देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो तकनीकी वर्ड उपयोग कर देते हैं, इंग्लिश तो बोल ही लेते हैं। कैसे बोल लेते हैं मैं आपको समझाता हूँ। किसी दादी ने आपको लाड साहब जरूर बोला होगा, नानी ने बोला होगा, किसी ने भी बोला होगा, कोई भी रहता तो वो तो लाड साहब है। लाड साहब का मतलब क्या है? ये एक अंग्रेजी शब्द है जो भारत में पहले जो अंग्रेज जिस समय अपने यहाँ रूल एंड रेगुलेशन चलाते थे, उस समय वायसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल, ये लोग अपने यहाँ राज करते थे। तो उनकी जो, उनको पहले बोला जाता था, जैसे लार्ड लगाते थे उनको, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो ये एक तरह की उपाधि रहती थी कि उनको लगता था कि ये अंग्रेजी वर्ड है, तो वो बोल देते थे आसानी से। ठीक है, बोलने की गति जितनी धीरे, जितना आप आसानी से और जितनी सरल भाषा में आप धीरे से जितने शब्दों का प्रयोग करके आप समझाने की चाहोगे, वो उतना अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अग्र पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब पहले से ही किसी के बारे में राय बना लेना। जैसे चार दोस्त है, चार दोस्त में से आपको एक दोस्त पसंद नहीं है, चारों मिलके आप बात कर रहे हैं और वो आ गया, तो आप उसके पहले ही
मुंह बनाने लग जाओगे कि यार ये तो नकारात्मक प्रकृति का है, इसकी सही से बात करना नहीं आती, कुछ भी बोलेगा तो इसके साथ अपन नहीं रहे। ये आप पूर्वाग्रह पहले से लगा लेते हो, या किसी के बारे में अच्छे से पहले सकारात्मक, उसको जान ही नहीं पाओ और उसके बारे में ये तो अपने ज़िंदगी भर साथ दे सकता है, अपना बहुत मदद करेगा, तो ये कुछ रहती जो बिना विचारे सोचे आप उनकी पूर्वाग्रह कर लेते। भावनाएं, क्रोध, भय, चिंता, ये बहुत आज के ज़माने में बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि रेडिएशन इतनी बढ़ चुकी है कि रेडिएशन, समय, काम, पैसे, सबकी चिंता और क्रोध, ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ध्यान की कमी, आप कोई भी काम करते हो तो उसमें बहुत कम ध्यान रखता है। आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो अधिकतर समय लोग बाग मोबाइल में बिताते हैं, जिसके कारण चिड़चिड़ापन और उनके पास ध्यान की कमी आ जाती है। थोड़ी स्लाइड में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको धीरे धीरे स्पष्ट करता चलूँगा। अविश्वास, संगठनात्मक अवरोध, स्पष्ट संचार पैनल की कमी। संचार पैनल में समझाता हूँ, स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम होता है जिसके माध्यम से तरंगें संचारित होती है एक माध्यम से दूसरा माध्यम। अगर आपका संचार चैनल या स्पेक्ट्रम में कोई खराबी आ गई तो आप संचार कर ही नहीं पाओगे। आपके जैसे आप नहीं करते हो, एक फ़ोन लगा रहे हो और वो फ़ोन आप आपकी दीदी पे लगा रहे हो, आपके पापा पे लगा रहे हो, पता चल रहा हो तीसरे पर्सन किसी और को ही लग गया, तो ये होता है स्पेक्ट्रम। जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये सब स्पेक्ट्रम के रूप में बटी होती है, संचार चैनलों के माध्यम से बटी रहती है, जिसके कारण वो दूसरी फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाता है। उसके कारण ये कठिनाइयाँ सामने आती है। सूचना का अत्यधिक भार, सूचना का अत्यधिक भार, जैसे आज के ज़माने में सब सूचना पे ही डिपेंड है। कोई भी चीज़ें इंटरनेट है, उस पर बहुत सारी चीज़ें आप सर्च कर रहे हो। बहुत सारी बार देखा होगा ना कि जैसे मैं आपको एक बहुत प्रसिद्ध जो है माइकल जैक्सन, उसकी डेट हुई थी, उनकी जो डेट हुई थी, सॉरी माफ़ कर दिएगा, करिएगा, उनकी जब डेट हुई थी ना, तो मतलब पूरा इंटरनेट ठप हो गया। तो लोगों ने इतना सर्च करा था, उनको इतना सर्च करा था कि पूरा वो बंद ही हो गया था इंटरनेट। ये अत्यधिक भार होता। वरिष्ठ अधिकारियों से डर, आप हमेशा आत्मविश्वासी बन के रखें, अपने अधिकारियों से कभी ना डरें, क्योंकि आप डरने लग गए तो वो आपको डराएंगे और फिर आप उनके प्रॉपर कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। आप निश्चित होकर आप उनसे बात करिए, उनकी जो स्कीम है उनके बारे में जानिए कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, उनके काम में थोड़ा ध्यान दीजिए, तो वो बहुत अच्छे से। जो ये डर का डर जो रहता है ना, बहुत ख़राब है। कि आप अधिकारी से डरने लग गए तो आप ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक अधिकारी जो आपके ऊपर है, उससे ही आपको सारे काम लेना है, उससे ही आपको जो वित्त मदद है वो भी मिलेगी, तो इसलिए आपको उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखें, तो ये चीज़ें आती नहीं। संस्कृति अवरोध, भाषा, रीति रिवाज, मूल्यों में अंतर, ये आपको मैंने अच्छे से समझाई दिया। शारीरिक भाषा, इशारों में अंतर, ये एक नकारात्मक प्रकृति। इशारे, इशारे करके कभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि इशारे करके बात करते तो ये एक नकारात्मक प्रकृति को दर्शाता है कि आप अच्छा, आपके पास बॉडी लैंग्वेज नहीं है, आप सारी चीज़ें इशारों में बात करते हैं, तो ये एक नकारात्मक प्रकृति का है। आगे चलते हैं अपन। आज की जो अपना लेक्चर था वो समाप्त हो चुका है। अब आपको जो कुछ कठिनाइयाँ हो तो हमारी टीम से संपर्क करें, जैसे मेरी भाषा में कुछ दिक्कत आ रही हो। एक मिनट रुकिएगा, माफ़ करिएगा सर, एक मिनट। मेरी भाषा में दिक्कत है या मैं तेज़ बोलता हूँ, कुछ भी दिक्कत हो आपको, तो आप हमारी टीम से संपर्क करिएगा, और जो भी दिक्कत है मैं उसको अच्छे से अच्छे रूप में प्रदान करने की कोशिश करूँगा। ये आपने पहली क्लास थी और मैं उसको और बेहतर बनाऊँगा, और आपकी जो स्मार्ट स्टडी अप्रोच है, ये एप्लीकेशन आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है, बहुत फ़ायदा करने वाली। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा पेज है, फ्रंट पेज, प्रबंध के गुण अपन पढ़ रहे हैं। ये दिए गए जो भी पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको निःशुल्क इस नंबर पे मिल सकती है, हेल्पलाइन नंबर है। और ये स्मार्ट स्टडी अप्रोच, ये एप्लीकेशन है, इसके ऊपर निःशुल्क आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ में आपको एक और फ़ायदा है कि बहुत कम समय बचा है,
जितने कम समय में आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, ऐसा लगेगा कि वही के वही क्वेश्चन अपने को वहाँ दिख गया। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अपन क्वेश्चन लगा रहे हो, उसका फिर आकलन कर रहे हो कि अपने में क्या कमी है। क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड टाइम पे आपको क्वेश्चन ही साथ देते हैं। आप कितने पढ़े लिखे हो ये कोई मायने नहीं रखता। आपको अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हो तो आपके ज्ञान नॉलेज का कोई मतलब नहीं। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम क्वेश्चन भी दिए, आप लगाइए। और आपको कोई भी कठिनाई हो, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करिए। और आपको जो मेरी क्लास है अच्छी लगी है या नहीं लगी, इसका फीडबैक भी दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक के द्वारा ही हम आगे की जो क्लासेस है उनको सुचारू रूप से चलाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज की क्लास समाप्त।